क्या है वहाँ पर? वाकई कोई ये ताने बाने मिलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं? बात यह है जी कि कराची में असला जो है वो स्मगल होकर आता है। स्मगलिंग उधर से भी होती है, बलूचिस्तान से भी होती है, समुंदर से भी होती है, बलूचिस्तान से भी होती है स्मगलिंग। तो जितनी देर तक आप कोई एजेंट ना पकड़ें या किसी तखरीबकार को ना पकड़ें, उतनी देर तक आप नहीं कह सकते कि ये असला कहाँ से आया है, किसका है। मगर इज़राइल का असला पहले भी इस्तेमाल होता था, अब भी दोबारा इस्तेमाल होता जा रहा है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और कराची की सूरत जो अभी ख़राब है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसा वो कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कुछ नक्शे आए, उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं जी कि 63 या 62 ईयर के बाद और पाकिस्तान उनके नक्शों के मुताबिक इस हालत में नहीं होगा दुनिया के नक्शे के ऊपर। उसमें बलूचिस्तान को अलहदा दिखाया गया, सिंध को अलहदा दिखाया गया, पाकिस्तान सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद हमें नज़र आता है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, इस वक्त बलूचिस्तान में अलहदा अनरेस्ट हमें नज़र आती है, सराइकी सूबे की बात पंजाब में भी की जा रही है, सिंध में महाजर सूबे की बात की जा रही है, ऐसे में CIA का पूरा नेटवर्क आ रहा है, ये बात की जा रही है कराची में असला पकड़ा जा रहा है। आपको लगता नहीं है कि जो इंटरनल यहाँ पे जो एक किस्म की अदम इस्तेहकाम आ रहा है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स मिल के ये सारा कुछ कर रहे हैं? नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक मेरा दोस्त मुझे मिला, वो प्रोफेसर है किंग्स कॉलेज लंदन में, तो वो पाकिस्तान का जायज़ा लेने आया हुआ था, तो सिंध में मेरे पास आया, तो मेरी उससे बातचीत हुई। उसने कहा जी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये जो पाकिस्तान ब्रेकअप, पाकिस्तान का ये जो शोशा शुरू किया हुआ है, ये किसने शुरू किया हुआ है? उसने कहा इंटरनल एक्टर्स जो भी हैं वो पैसा देते हैं और पैसे के साथ साथ वो फिर जो खबर लगवाना चाहते हैं वो लगवा लेते हैं। इसी तरह से किताबें पब्लिश होती हैं, तो इसको कोई वरी की बात नहीं है। उसने सिंध का दौरा करके तो मुझे उसने कहा कि बिल्कुल पीसफुल है, कोई ऐसी बातचीत नहीं है, मैं घबराएं ना आप इस लोग से, ये इंटरेस्टेड पार्टीज ही काम करती हैं, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉल आती है, एक बयान के बाद कॉल आती है, पूरा शहर जो है उसकी लाइफ जो है सीज होकर रह जाती है, 30 से ज़्यादा बंदा हलाकतें हो जाती हैं 2 दिन के अंदर अंदर, 100 से ज़्यादा बंदा जो है ज़ख्मी हो जाता है, दर्जनों बल्कि सैकड़ों दुकानें जला दी जाती हैं, बसों पे फायरिंग होती है। सर, ये कराची का जो अमन है, मैं इस वक्त बात स्पेशली करूँगा, पाकिस्तान की मुआशी जो शार आ गया वो कराची है। आपका 70% इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कराची से जनरेट होता है। शारक कहेंगे, इकनॉमिक शारक, उसके अंदर ऐसे हालात पैदा कर देना जब ऐसे मौके पर कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, वज़ीरिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं, यानी वहाँ फ़ौज इन्वॉल्व है, ऑपरेशन कर रही है, उसके बाद पंजाब में सराइकी सूबे की बात शुरू हो जाती है, सिंध में सारी सूरत हाल और सारा सिंध पे फोकस हो जाना, ये जो कराची का अमन है ये किसके हाथ में ट्रिगर पकड़ा हुआ है? मुझे थोड़ा सा ये ज़रूर बताएं, चूँकि आप वहाँ रहे हैं, आपने सारा वहाँ देखा है कि जो अमन को अचानक ख़राब करना, ये ट्रिगर जो है इस गन का किसके हाथ? देखिए जी, बात यह है कि अचानक कोई नहीं ख़राब करता, आप इस सारी चीज़ को पोलिटिकली देखें और पोलिटिकली हैंडल करें, क्योंकि MQM की पोलिटिकल स्ट्रेंथ है कराची के अंदर, और उस अंदाज से देखें कि जी पोलिटिकल स्ट्रेंथ है वो किस तरह से इस्तेमाल हो सकती है। तो आपने उनको एक इक्वेशन आपने डेवलप करनी है, वो इक्वेशन आप डेवलप करेंगे तो काम चलेगा, वरना आपका जो कारोबार है वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। नहीं आएगा। बिल्कुल, वक्त ख़त्म है, बिल्कुल मुख्तसर सर ऐसा बताइएगा क्या होना चाहिए इस वक्त? मैं समझता हूँ कि ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, इसमें डेफिनेटली बड़े यानी ऐसे कदम उठाने चाहिए जो एबनॉर्मल सिचुएशन में उठाने पड़ते हैं, और हम मजबूर हैं और कुछ नहीं है, हमें वो इक़दाम उठाने की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो लिहाजा बात तयशुदा है कि बिल क्लिंटन साहब 2000 में यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने जो स्पीच की थी उस स्पीच को आप देख लें, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि ये फेलर स्टेट है और पाकिस्तान के लोग जो है ये साबित करें कि ये फेलर स्टेट है कि नहीं है। उसके बाद आप देखें कि इस खिते में क्या डेवलपमेंट्स हुई। ठीक हो गया, मीनिंग बाय कि आपको अपने एनिमी डिक्लेयर करने, अब हमें करना क्या है? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ जी कि बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है मौजूदा हुकूमत से कि वो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके।
ज़रूरत इस अमर की है कि सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं पाकिस्तान के और सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी बाहमी हमआहंगी जो है उसको बढ़ाया जाए। कौमी लीडर्स जो हैं वो इसके ऊपर कंसेंसस करें और पीपल्स पार्टी की सो कॉल्ड मुफाहमती पॉलिसी जो कि अपने इक़्तिदार को दुआम देने के आगे कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की बुका पे मुफाहमत की जाए और पाकिस्तान के मफादात पे मुफाहमत की जाए और जरदारी साहब जो हैं वो अपनी कौमी जिम्मेदारी को समझे, ठीक हो गया, वो खुद आगे बढ़ें और जो है ये इस वक्त जो है वो वाज़ेह किरदार अदा करें और एक मुबहम पॉलिसी, एक जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल उससे कौम को निकालें, उससे कौम को बाहर। इजाज़ साहब बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। राजा जुल्कर नैन साहब आपका बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और जनरल नसीर साहब आपका बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने मेरे शुरा की बातें सुनी। देखना यह है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी और बदअमनी की जिस आग में झुलस रहा है उसके ताने बाने कहाँ हैं? क्या ये लोकली ये ताने बाने हैं या फिर बैरूनी कुव्वतें भी इसमें शामिल हैं? अगर हैं तो फिर हुकूमत को क्या करना होगा? हुकूमत को मेरे ख्याल में यकीनन ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए, ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जो पाकिस्तानी कौम की उमंगों के मुताबिक हों, जो इस मुल्क के मफाद के मुताबिक हों, ना कि किसी गैर मुल्की कुव्वत के मफाद के मुताबिक। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। मैं, आप और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए रहमत, भलाई और बेहतरी का बाइस बने। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।